हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट है जो कि मैथ्स के फॉर्मूले के रिगार्डिंग चल रही है सीरीज़। उसमें हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का जो चैप्टर है, दरअसल ये सीरीज़ का एक पार्ट है। सीरीज़ नाम का एक चैप्टर चलता है बड़ी क्लासों में। तो सीरीज़ का चैप्टर है जिसमें सीरीज़ हमारे पास में दो तीन तरीके की सीरीज़ें आती हैं। एक बार मैं आपको रिकैप करके बता रहा हूँ। जिसमें फर्स्ट सीरीज़ जो आती है वो यही है एपी, और दूसरे आती है जीपी। इसके बाद में आती तीसरी एचपी। अब मैं इनको एपी, जीपी और एचपी को थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एपी मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा यही चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इससे रिलेटेड है। इसके बाद में जीपी, जीपी होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि अभी चैप्टर आएगा नहीं आपको, ये चैप्टर अपर क्लासों में है। इसके बाद में एचपी भी आपको नहीं पढ़ना अभी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। तो ये तीन सीरीज़ आपको मेन होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके बीच में रिलेशन भी आते हैं, बट ये अपर क्लासों का वर्क है, इसलिए इस पर ज़्यादा पकड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल हमको जो करना है वो केवल एपी पर वर्क करना है, जो कि हमारा चैप्टर भी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी को समझने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखें तो ए सीक्वेंस ए1 ए2 डैश डैश एन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी if the difference between two consecutive terms is the same and that is the common difference d which can be positive or negative। तो हम कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास में, वो कब कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? वो तब कहलाता है जब सीक्वेंस में कुछ टर्म दे रखी हों, जैसे a1 a2 a3, ये टर्म है हमारे बीच में। तो जो सेकंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है, इनका डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1, और जो थर्ड टर्म है और सेकंड का डिफरेंस यदि सेम आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो श्रेणी, जो सीरीज़ है हमारी, वो क्या है, एपी में है। तब बोली जाती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज़ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमन डिफरेंस है डी, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट जो होता है वो अलग अलग लाइज करता है। फॉर एग्जांपल डी के लिए मैं बात करता हूँ कि डी की वैल्यू होनी चाहिए ए2 माइनस ए1, ए2 माइनस ए1। तो ये जो डी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, इंटीजर हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव वैल्यू आई है या पॉजिटिव वैल्यू आई है इस डी की, कॉमन डिफरेंस की। चलिए, ये टर्म आपको क्लियर हुई। इसके आगे नेक्स्ट चीज़ पर, नेक्स्ट वाले जो हमारा पॉइंट है उस पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जनरल एपी इज ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डैश डैश एंड सो ऑन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब यदि हमारे पास में फर्स्ट टर्म दे रखी है, ध्यान से सुनेंगे, यदि हमारे पास में फर्स्ट टर्म दे रखी है इसकी एपी की, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, और यदि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है डी, देन फर्स्ट टर्म तो उसका सीरीज़ का ही पार्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ का नाम है ए1 ए2 ए3 और एंड सो ऑन, इस तरीके से एन। तो इसमें हम देखते हैं कि ए तो पहला वाला जो होता है फर्स्ट टर्म है ए अपने आप में ही, बट डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, और डिफरेंस को यदि ए में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ए2 आता है, यानी कि ए2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए प्लस डी। इस तरीके से ए3 की वैल्यू आनी चाहिए ए प्लस 2d। ये हमको बताने वाला पॉइंट था, ए प्लस 2d, यानी कि ये थर्ड टर्म होगी इसकी। तो ये जनरली इन्होंने बताया कि जनरल में जो हम देखते हैं कि ए पी इज़ ए कॉमा ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरीके से हमारी जो अर्थमेटिक सीरीज़ है वो चलती जाती है आगे की तरफ, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो। इसके आगे अब देखते हैं हम अगले पॉइंट्स को, थर्ड पॉइंट
एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे क्योंकि यहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है ये है कि द nth टर्म ऑफ ए पी विद ए एज द फर्स्ट टर्म एंड डी एज द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय। देखें, यदि हमारे पास में पहले से दे रखा है कि फर्स्ट टर्म है कोई ए और हमारे पास दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस है डी, तब जो हमें कोई भी टर्म उसके निकालनी है nth टर्म, तो उसको हम टी एन से डिनोट करते हैं या उसको हम ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन जो है उस टर्म की संख्या है जो हमें निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें कि हमारे पास 10वां टर्म हमें निकालनी है, तो 10वें टर्म के लिए ए प्लस 9d। 9 मतलब जो एन की वैल्यू 10 है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में 9d आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये क्योंकि 1 सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूले में अप्लाई होता है। इसके आगे नेक्स्ट अभी चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसके आगे फोर्थ नंबर पॉइंट। देखें, फोर्थ नंबर है कि easy way to find some terms from the end of the sequence which is an AP। सबसे आसान जो तरीका है इसका, किसी भी सीरीज़ को इजी वे टू फाइंड सम टर्म, किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म अगर निकालनी है एंड से, तो फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। कभी कभी होता है कि लास्ट से एंड से हमें कोई टर्म पूछता है, तब उस केस में देखते हैं इस तरीके से यदि कोई सीरीज़ दे रखी है, जस्ट राइट द सीक्वेंस फ्रॉम द एंड। उसके लिए करना हमको ये होता है कि सीक्वेंस को एंड से लिखें, अपोजिट कर दें। नाउ फॉर दिस ए पी ए इज इक्वल टू -4 30 एंड डी बिकम्स 3। तब हम इस टर्म को ईजिली निकाल सकते हैं। यानी कि जब हमको एंड से पूछा जाए ए पी में कि एंड से थर्ड टर्म निकालिए, फोर्थ टर्म निकालिए, तब सीरीज़ को सबसे पहले अपोजिट कर देना है। देन उसके जो नंबर्स चेंज होंगे वो उसके नंबर्स ए अपोजिट हो जाएगा और डी पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। इसके आगे नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो है 5th नंबर पॉइंट, वो है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड वेदर ए गिवन नंबर बिलोंग्स टू द ए पी। यदि आपको निकालना है कि कोई नंबर ए पी में है या नहीं, यू कैन फाइंड आउट ए द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट ए पी। यूज द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि आपके पास में कोई भी टर्म आपको निकालनी है और ए यानी कि उसका फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस यदि दे रखे हैं, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको ए एन के बजाय टी एन भी लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले के बगैर ये चैप्टर बिल्कुल ही अधूरा है। इसके आगे एक और फॉर्मूला आएगा, उसको भी देखते हैं अभी। इन द प्लेस ऑफ ए एन सब्सटीट्यूट द गिवन नंबर। यदि हमें ऑलरेडी कोई वो टर्म दे रखी है कि इतने वाली टर्म निकालिए, तो उस वैल्यू को पुट करते हैं एंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड डी फाइंड एन। तो हम सबसे पहले जो चीज़ें वैल्यू दे रखी हैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं यहाँ से, और यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी होती है, चाहे वो एन निकालना हो या डी निकालना हो, तो उसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, गिवन नंबर बिलोंग्स टू द ए पी अदरवाइज इट डजंट बिलोंग्स टू दैट ए पी। यदि वो निकलनी होगी वैल्यू तो वो निकल आएगी, अदरवाइज़ वो उससे रिलेटेड नहीं है तो सेटिस्फाई या नहीं करेगा या उससे बिलोंग नहीं करती ए पी, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि समटाइम्स एन की जो वैल्यू आती है, एन की वैल्यू कोई पॉइंट में आ जाती है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि वो बिलोंग नहीं करता, वो उस टर्म को बिलोंग नहीं कर रहा है, उस ए पी को। इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड एज एस एन। एस एन के लिए कि सम टू एन टर्म्स ऑफ ए एन, ये इसका मतलब है कि यदि एन हमारे पास में कोई सीरीज दी हुई है इस तरीके से, देखें
सबसे पहले मैंने कहा कि 1 3 5 7 डैश डैश, ये कोई सीरीज़ है और हमसे पूछा गया है इसका कि इसके n टर्म्स का सम निकालिए। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले होते हैं, आप ध्यान रख लेंगे इनको। मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, फॉर्मूले को ही अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप याद ही रखेंगे, ये फॉर्मूला ही होता है इसके लिए प्रॉपर। दोबारा से मैं आपको इसको बता देता हूँ कि फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है। दो केस में फॉर्मूला चलता है। सबसे पहला केस तो ये होता है कि यदि हमारे पास में देखें एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं जब हमारे पास में ऑलरेडी n-1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है। और दूसरी कंडीशन में ये भी लगा देती है यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 इंटू ए प्लस एल, वेयर एल इज़ द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की कंडीशन में भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर पॉइंट, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहली बात आती है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो n जो नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये 1 से और n टर्म तक का फॉर्मूला होता है, लेकिन याद कर लेंगे। यानी कि एस एन जो स्टार्टिंग की एस एन n प्लस 1/2, ये आप याद रख लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें ये लिखा हुआ है कि n और n प्लस 1/2 जो हमारे पास में नेचुरल नंबर्स होते हैं, n नेचुरल नंबर्स, उनके लिए। इसके आगे 8 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट में है कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। जो फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर्स हैं ऑड में, उनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना है आपको कि n स्क्वायर होता है। ये आपको कंफर्म याद ही रखना है कि n स्क्वायर ऑड केस में होता है। अब इसके बाद में इवन केस भी आता है। जो इवन केस आता है 9 नंबर पे, सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। यदि n इवन नेचुरल नंबर जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से चल रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। केवल यहाँ से 1/2 हट जाता है। फॉर्मूले को याद ही रखेंगे आप। 3-4 फॉर्मूले आपको इसमें याद करने वाली बात आ जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट है 10 नंबर पॉइंट, वो होता है कि S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट, यानी कि A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और S2 हो जाता है कि S2 A1 प्लस A2। इस तरीके से S3 A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। अब S2 माइनस S1 जो होता है वो सेकंड टर्म बनती है, S3 माइनस S2 जो बनता है वो थर्ड टर्म बनती है। इन जनरल AN इज इक्वल टू SN माइनस 1। ये 10 नंबर पॉइंट्स बहुत कम केस में पूछा जाता है, बट ये बड़ी क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है ये भी। तो हमने इसमें अभी आपके जितने भी पॉसिबल पॉइंट थे वो सब कराए हैं। एक बार रिकैप में आपको दिखा देता हूँ जितनी भी पॉसिबिलिटी थी अर्थमेटिक वाले प्रोग्रेशन वाले चैप्टर से। इसके आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उस पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6 नंबर चैप्टर, जो कि है हमारा ट्राइंगल। देखें ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एवरी ईयर्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे देखने को। ट्राइंगल्स, आज ट्राइंगल्स को ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे। सबसे पहले जो बात आती है ट्राइंगल्स में वो आती है कि इफ़ टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज, यदि सेम शेप एंड साइज है तो वो कहलाती हैं कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। कॉन्ग्रुएंस फिगर्स में जो होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। जब भी कॉन्ग्रुएंट वर्ड आएगा तब इसका मतलब है कि दोनों शेप भी और साइज़ भी दोनों होने चाहिए। यानी कि आपके पास में SSC आप इसको याद रख सकते हैं कि शेप एंड साइज़ है तो कॉन्ग्रुएंसी है। यानी कि दोनों के दोनों में यदि मैं बात करूं, देखें एक एग्जांपल के थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है इधर एक पेंटागन जो आपको दिखा हुआ है, ये 2 पेंटागन है एक्चुअल में। तब ये पेंटागन जो है दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इसके ही इक्वल होगी और दोनों की सेम साइज भी है और शेप भी एक जैसी है। कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन दिया गया है यहाँ पे कि 2 इक्वल होते हैं और उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट वाला भी साइन लगा होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। नेक्स्ट है इसके बाद में
कॉन्ग्रुएंसी में, और आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू और समझ सकते हैं, जैसे कि दो फुटबॉल हैं सेम साइज़ की और सेम शेप की, देन दीज बोथ ऑफ दीज फुटबॉल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे, सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट है टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने बता दिया कि एसएससी आप याद रखेंगे, एसएससी तो यानी कि सेम एंड साइज हैं तो कॉन्ग्रुएंसी है। अब यदि सिमिलर है तब ट्रिपल एस, ये आपको याद रखना है, यानी कि इसमें कंडीशन ये है कि बीच वाला एस नहीं होना चाहिए। आप इसको भी यदि याद नहीं रखते हैं तब आप एक बात याद ही रखें कि आपको इसमें केवल शेप इसकी मिल सकती है सेम, बट साइज़ जो होता है, साइज़ डज नॉट बी इक्वल, जो है साइज़ डज नॉट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में दो पेंटागन दिए गए हैं तो देखने में एक जैसे ही, शेप उनकी क्या है सेम है, बट उनके साइज़ डज नॉट इक्वल है। इसी तरीके से ये आपको दिखाया गया हार्ट है इधर, एक छोटा एक बड़ा, तो इसके लिए जो सिग्नेचर यूज होता है वो सिमिलर का साइन यही है, जो लगभग अप्रॉक्सीमेटली वाला साइन होता है। ये भी आप याद रखें क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो शेप तो दोनों की सेम इक्वल होती है, बट जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें साइज़ भी इक्वल होता है, और लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उसमें साइज़ डज नॉट इक्वल होता है। इसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो ये इस तरीके से लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड वाले पॉइंट पर। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। जितने भी फिगर्स हैं कॉन्ग्रुएंट वो सभी सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट्स नहीं हो सकते। आप इसको ऐसे याद रखें कि ये लाइन को बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपने नेचुरल नंबर्स को सीखा है, नेचुरल नंबर आप पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा वहाँ से समझ में आएगा कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड सो ऑन, और होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तब हम इस केस में भी यही बात बोलते हैं कि जो हमारे पास में ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, बट होल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा ही ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी अलाउ होती है। जैसे कि हमने बताया अभी कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें सेम साइज़ और शेप होती है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। बट जो हमारी कंडीशन है सिमिलर की, सिमिलर में कंडीशन ये लग जाती है कि शेप तो सेम होती है, यानी कि इसमें हमारे पास शेप भी होती है, बट इसका साइज़ जो है ये नहीं होता साइज़। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट है उसमें सेम साइज़ होता है और सेम ही उसका शेप होता है। तो ये यानी कि दोनों कंडीशन इसमें अलाउ होती हैं, बट सिमिलर जो है वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। आगे नेक्स्ट वाला फोर्थ पॉइंट चलते हैं। अब हम फोर्थ नंबर पॉइंट में है टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स विल बी सिमिलर if the corresponding angles of the two polygons are equal and the corresponding sides are proportional। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि कोई भी दो पॉलीगन्स जो होंगे हैविंग द सेम साइड्स, थोड़ा इसको समझते हैं। टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स will be similar if the corresponding angles of the two polygons are equal and corresponding sides are proportional। सिमिलर के केस में बात की गई है, तब हमारे पास ये कंपलसरी है कि ज़रूरी नहीं कि उनका साइज़ भी इक्वल होना चाहिए, बट उनकी शेप मेंशन होनी चाहिए, और जो उनका साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो रेशो में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बस इतनी कंडीशन इसको अप्लाई करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पॉइंट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है? देखिए, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in the two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio।
आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं अभी देखते हैं। ये हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है, एक ज्योमेट्रिकल शेप। देखें, इसमें दिखाया गया है कि कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। देन यदि पी क्यू जो है, पी क्यू एक पैरेलल लाइन है जो कि है बी सी के, यदि ये लाइन इधर की तरफ ऐसे आती देन इट बिकम्स पैरेलल टू ए सी। तो ये रेशो में इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि जो ए पी और बी पी का जो रेशो है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का। देखें एक बार और समझा देते हैं दोबारा से। यानी कि हम ये कंडीशन ये है कि ए पी अपॉन बी पी का जो रेशो है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ अभी है, देखें इधर, ए पी अपॉन बी पी का रेशो जो होगा ए क्यू अपॉन सी क्यू के इक्वल होगा। ये कंडीशन थ्योरम है यदि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। अब इसी कंडीशन में यदि हम बात करें कि ये इस तरीके से यहाँ से कट होती, तब जो कंडीशन बनती, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती, यानी कि इनका रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होता, यदि ए सी इसके इक्वल होती यहाँ। तो ये बेसिक जो है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। नेक्स्ट है इसके बाद में 6 नंबर पॉइंट, कन्वर्स ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third sides। ये सेम इसी की अपोजिट थ्योरम है, बस कहने का अर्थ इसमें बदल गया है। नेक्स्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स के कंडीशन केस में हमारे पास में दरअसल 3 प्रकार की सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, जिनको ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए मतलब तीनों एंगल्स जो हैं वो प्रोपोर्शनली होने चाहिए। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है इसके बाद में डबल ए सिमिलैरिटी। इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये डबल ए सिमिलैरिटी होगी। इसके आगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी होगी। इसके आगे फोर्थ है एस ए एस सिमिलैरिटी। इफ़ वन ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द अनदर ट्रायंगल, यानी कि ये जो सिमिलैरिटीज चल रही हैं इनको थोड़ा समझा देते हैं एक बार और। यदि हमारे पास में 2 ट्रायंगल हैं इस तरीके से, और अब बात करते हैं कि एस ए एस, यानी कि इसमें एक 2 साइड्स आ गई, ये साइड एक मान लेते हैं ये और ये। तो यदि दोनों साइड्स हैं तो इनका कॉमन जो एंगल है ये, इसको ए बोलते हैं। यदि हमारे पास में ये तीनों सेम प्रोपोर्शनल में हैं तब हम कहते हैं कि बाई एस ए एस सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है आर एच एस सिमिलैरिटी। आर एच एस सिमिलैरिटी क्या है? इन टू राइट ट्रायंगल्स इफ द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आर एच एस की कंडीशन में लगती है जब हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इस तरीके से। तो एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी हो जाता है दोनों में, और दूसरा हाइपोटेनस इक्वल होगा, तो इनके लिए भी है। नेक्स्ट है इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करती है। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ये हमेशा ही हमने बताया कि किस में लागू होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये एच हो गया और ये हमारे पास पी हो गया परपेंडिकुलर, और ये बेस। देन हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के होगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आपको याद ही कर लेना है।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार। या इसको यदि हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, देन इट बिकम्स AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, ये भी आप कह सकते हैं। बट ये सबसे आसान और इजी वे है कि हाइपोटेनस का स्क्वेयर होता है बेस के स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के सम के बराबर होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, जो पॉइंट हमारे रह गए हैं उनको समझते हैं। 9 है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्जन भी होता है कि इफ़ इन ए ट्रायंगल स्क्वेयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द अदर टू साइड्स। प्रूफ करने के लिए भी आता कई बार कि प्रूफ करके दिखाइए कि क्या दोनों ट्रायंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं या नहीं, तो हम कन्वर्स कर लेते हैं पाइथागोरस का। इसका यूज पे बेसिस ये थ्योरम है। नंबर 10 पॉइंट्स है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ द थर्ड साइड। The line joining midpoints of two sides, line joining थोड़ा समझते हैं इसको क्या है। The line joining the midpoints of two sides, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half the third side। चलिए ये अलग प्रकार के थ्योरम है, इसको बाद में देखते हैं। नंबर 11 पॉइंट है द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइडेड ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो ट्रेपीजियम से के केस में भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी इसमें। ट्रेपीजियम देखें, ट्रेपीजियम बना करके दिखाते हैं आपको अभी। ट्रेपीजियम के केस में सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का जो साइज होता है लगभग ऐसे टाइप का होता है, जिसमें दो साइड पैरेलल होती है हमेशा ही, ये पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और हमसे कहा गया कि द डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइडेड ईच अदर प्रोपोर्शनली, कि ये जो डायगोनल है इनके एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये इसमें बोला गया थ्योरम है। दोस्तों यहाँ तक हमने 2 चैप्टर्स आपके कवर कर लिए। एक तो ट्रायंगल के बेसिक थ्योरम्स और उसमें लगने वाली बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया है। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये हमने चेक कर लिया है इसमें। इससे पहले AP एंड GP से रिलेटेड भी हमने कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी के चैप्टर्स को भी इसमें धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं। कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स के लिए। मैथ के लिए कंप्लीट हम आपको फार्मूला शीट तैयार करा रहे हैं, जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें कि जो मैथ है आपका, मैथ में जितने भी ज़रूरी फार्मूले हैं उन सब पे हम वर्क कर रहे हैं। 10th क्लास के लिए ये चल रही है सीरीज़। अभी धीरे धीरे इसको हम चैप्टरों को अपलोड कर रहे हैं। 6 चैप्टर तक आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है फार्मूला का, जिसमें बेसिक फार्मूले आपको कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इस पे वर्क भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके बाद में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, थ्योरेटिकली भी। हम इसको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चनों में भी इंक्लूड करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट भी हम आपके कराएंगे। 10 सेट जो होंगे उसमें आपको 20 के नंबर्स के, यानी कि जो OMR में आपको फिल करने हैं वो भी हम आपको कराएंगे धीरे धीरे। 10 जो OMR शीट में क्वेश्चंस आते हैं, 20-20 क्वेश्चनों के 10 सेट आपको कराने हैं, जिसे आप फास्ट तरीके से और किस तरीके से अपनी अप्रोच को और तेज़ बढ़ाएं ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ अपने एग्ज़ाम्स में। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बने रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।